सवाल ये नहीं है कि बस्तियां किसने जलाई, सवाल यही है कि पागल के हाथ में माचिस किसने दी। दोस्तों नमस्कार, डॉक्टर संग्राम पाटिल बात कर रहा हूँ। दोस्तों ये हमारे पार्लियामेंट में जो बातें होती है वो काफ़ी जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स है वो अहम मुद्दे उठाते हैं। उसमें से एक है महुआ मोइत्रा, ये तृणमूल कांग्रेस की एमपी है, सांसद। और यह हमेशा जो भी बात करती है बड़े ब्रेवली और स्पष्ट रूप से गवर्नमेंट को एक्सपोज करती है, बहुत अहम सवाल खड़े करती है। तो उनका कल 13 तारीख को ये जो संसद में भाषण हुआ उसमें उन्होंने बहुत सारे मुद्दे उठाए और वो मुद्दों को लेकर उन्होंने सवाल खड़ा किया कि ये भाजपा और मोदी सरकार ने गोदी मीडिया को और सोशल मीडिया के जरिए ये जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के उनके जो सारे स्टूडेंट्स हैं, ग्रेजुएट्स हैं, इनको सारों को लेकर पप्पू नाम की एक टर्म खोज निकाली है। तो महुआ मोइत्रा कहती है कि ये पप्पू एक्चुअल में है कौन। तो उन्होंने उसके लिए संसद में कुछ मुद्दे उठाए, वो इंग्लिश में है, बहुत फास्ट इंग्लिश बोलती है तो काफ़ी सारे दोस्तों को ये समझ में नहीं आ पाता है। तो मैं इसलिए एक आसान सी भाषा में हिंदी में उनमें से कुछ मुद्दों को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों को भी पता चलने दीजिए कि सही मायने में हमारे देश में पप्पू है कौन। तो वो कहती है जैसे बेहतरीन लेखकों के किताबों को पढ़ने के लिए, उनके आर्टिकल्स को पढ़ने के लिए वाचक होते हैं, वैसे ही सबसे महान झूठा जो आदमी होता है उसका भी भक्तगण होता है। उसके भी झूठ बोलने वाले को सुनने वाले लोग दुनिया में मौजूद होते हैं। तो आगे वो कहती है कि ज़्यादातर जो घटनाएं होती है या झूठ बोलने के जो प्रसंग होते हैं उसमें ये देखा जाता है कि अगर झूठ 1 घंटे से ज़्यादा अगर लोग सुन लेते हैं, तो वो झूठ जिस वजह से बोला जाता है वो अपना काम वो कर जाता है। लोग उसको सही मान लेते हैं, वो थोड़े समय के लिए क्यों ना हो लेकिन उसका काम हो जाता है। तो इस सरकार ने भी ऐसे कुछ झूठ बोले हैं, दावे किए हैं। उसमें से एक है कि वो कहती है फ़रवरी के महीने में बताया गया कि इकोनॉमी ऐसे इतने ट्रिलियन की है, बढ़िया है, फास्टेस्ट ग्रोइंग है और हम ऐसे सुपर हीरो है, हमारे विश्वगुरु नेता है, जॉब्स बढ़े हैं। और वो थोड़े सार्कास्टिकली भी कहती है कि जॉब सारी अनएम्प्लॉयमेंट दूर हो गई है, सिलेंडर सबको मिल गया, इलेक्ट्रिसिटी सबको मिल गई, पक्का मकान मिल गया। ऐसे सारे दावे ये लोग करते हैं और फिर जब दिसंबर आते-आते ये सारे दावों की पोल खुल जाती है 8-9 महीने में और सच्चाई सामने आ जाती है। और सरकार कहती है हमको 3.26 लाख करोड़ और चाहिए बजट के लिए ओवर एंड अबव द एक्चुअल बजट। तो इसमें ये उनकी सारी पोल खुल जाती है मोदी सरकार की। तो वो कहती है कि फिर सही मायने में पप्पू कौन है फिर? अगर आप इसको पप्पू, उसको पप्पू करते हो और पप्पू का मतलब है कि एक्सट्रीम इनकॉम्पिटेंसी, कोई कुछ काम की चीज़ नहीं है कोई, उसको पप्पू करके चिढ़ाते हैं। तो फिर आप अगर इकोनॉमी में कुछ काम कर ही नहीं पा रहे हो, तो फिर पप्पू कौन है? तो उनका इशारा डायरेक्टली ये क्लियरली ये मोदी जी की ओर है कि मोदी जी परफॉर्म नहीं कर पा रहे, तो वही पप्पू है। आगे जाके वो कहते हैं कि ये जो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन हमारी है, उनके जो आंकड़े आए हैं, उनके हिसाब से इंडस्ट्रियल आउटपुट हमारी 4% से कम हो गई है अक्टूबर में। ये 26 महीनों में सबसे कम आंकड़ा है साथियों, सबसे कम लेवल पर इंडस्ट्रियल आउटपुट है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री भी नीचे आ गई है। स्टील इंडस्ट्री की जो सारी 17 कंपनियां जो है मेजर, उनका प्रोडक्शन कम हो गया है, तो निगेटिव उसमें ग्रोथ रिकॉर्ड हुआ है। तो उसकी वजह से फिर एम्प्लॉयमेंट कम हो जाती है, देश की इकोनॉमी खराब हो जाती है। और फॉरेक्स रिजर्व जो हमारे फॉरेन रिजर्व होते हैं वो 17 मिलियन डॉलर से कम हो गए 1 साल के अंदर। ये बहुत बड़ी गिरावट है। और फिर भी अगर हमारी फाइनेंस मिनिस्टर और मोदी जी कहते हैं कि हम बढ़िया है, हम अच्छे दिन में आ गए हैं, तो ये बात इनके समझ में नहीं आ रही है। मतलब ये सही मायने में पप्पू लोग हैं। फाइनेंस मिनिस्टर कह रही थी कि जो फंडिंग जो है, एफआईआई जो वो कहते हैं उसको,
फॉरेन इन्वेस्टमेंट, उसके जो इनफ्लोज है वो 50% हमारे देश में आ रहे हैं, ऐसा वो कहती है। लेकिन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर का पिछले हफ्ते का जो स्टेटमेंट है कि हमारे देश से 2 लाख बड़े बड़े अमीर लोग जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, बिजनेसेस चलाते हैं, इंडस्ट्री, उन्होंने पिछले 10 महीने में भारत की नागरिकता छोड़ दी है। ये एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर का स्टेटमेंट है। तो फिर ये इन्वेस्टमेंट आ रही है, ये सेंस नहीं करता है, दिस डजंट मेक सेंस। तो ये 2 लाख लोग क्यों छोड़ के चले जा रहे हैं? ये उद्योजक जो है, बिजनेसमैन क्यों जा रहे हैं? 2014 से लेकर अब तक 12.5 लाख अमीर लोगों ने देश छोड़ दिया है। सबसे ज्यादा लोग देश छोड़ने वालों में 2022 में रिकॉर्ड आंकड़ा ये पिछले साल में हुआ है। और अमीर लोग मिलियंस ऑफ डॉलर्स देने को तैयार है अगर उनको कोई भी कंट्री फॉरेन की सिटीजनशिप दे दे, जैसे कि ग्रीस हो या सेंट किट्स हो या पोर्तुगाल हो। इन इकोनॉमिक जो इन्वेस्टमेंट वहाँ पे कर सकते हैं, वहाँ के फाइनेंस में पैसा लगा सकते हैं, ऐसे देशों में लोग जा रहे हैं, इंडियंस जा रहे हैं, बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो। तो फिर हमारे देश में क्या हो गया? इन इकोनॉमी के जो ये बड़े जो सपोर्टर्स होते हैं, ये क्यों छोड़ के जा रहे हैं? तो ये इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ऐसा अनहेल्दी क्यों हो गया इंडिया में? तो सवाल पूछते हैं कि फिर पप्पू कौन है? क्या आप अपने देश के इन्वेस्टर्स, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट को संभाल नहीं पा रहे हो? तो पप्पू कौन है फिर सही माने में? तो इनको तकलीफ हो रही है, इनको इनकम टैक्स, ईडी, ये पॉलिटिक्स, जो खराब पॉलिटिक्स चल रहा है देश में, इन सब की वजह से ये इकोनॉमिक एनवायरनमेंट जो है देश का खराब हो गया है। और इसकी वजह से ये लोग ठीक से बिजनेस नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ थोड़े से ही लोग बिजनेस कर पा रहे हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, जो हमें पता है वो कौन है, मोदी जी के फ्रेंड्स। तो इसलिए ये जरूरी है देखना इनमें कि ये लोग क्यों छोड़ के जा रहे हैं, ये मैनेज नहीं हो रहा है गवर्नमेंट से। जनता दल यूनाइटेड के जो राजीव रंजन है, उन्होंने एक इंफॉर्मेशन शेयर की थी। उसके हिसाब से एनफोर्समेंट डायरेक्टर जो है, ईडी, उन्होंने 5,422 इतने इन्वेस्टिगेशंस किए। इसमें से 95% लोग हैं विपक्ष के लोग हैं। और 5,422 केसेस में से सिर्फ 23 लोग कन्विक्ट हुए हैं, 23 लोगों के आरोप निश्चित हुए हैं। ये 0.5% से भी कम है। तो वो पूछते हैं कि फिर ये ईडी क्या कर रही है? ये तो नालायक संस्था है, नाकाम संस्था है कि इतने सारे लोगों को टारगेट करती है, लेकिन इनमें सिर्फ इतने ही लोगों पर ये आरोप निश्चित कर पाती है। 2011 में से जो आंकड़े आए हैं, उनके आंकड़े हैं उस वक्त के, उसमें भी यही हाल था ईडी का। तो ये ईडी की इतनी नाकामी, नालायकी को हम पोष रहे हैं, क्योंकि ईडी के समर्थन में ये सरकार पैसा लगा रही है, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए हमारे टैक्स का पैसा दे रही है, उनको उनके जो सैलरीज होती है उसको हमारा पैसा जाता है। तो ऐसी एक नालायक व्यवस्था जो सिर्फ विरोधी पक्ष के लोगों को टारगेट करने के लिए मौजूद है, सही माने में जो एक्चुअल गुनहगार है, जो हेराफेरी करते हैं, उनको ठीक से पकड़ नहीं पाती है, ये क्यों चलाई जा रही है? ये किसका फेल्योर है? तो ये यहाँ पर भी सवाल पूछते हैं कि फिर ये कौन पप्पू है जो इसका सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है या गलत इस्तेमाल कर रहा है हमेशा के लिए। तो सत्ताधारी पार्टी के जो लोग हैं, ये हमेशा नोटबंदी के फायदे गिनाते रहते हैं, झूठ बोलते रहते हैं। और आज 6 साल के बाद भी यही इंफॉर्मेशन सामने आ रही है कि हमारे यहाँ पर कोई ब्लैक मनी बंद नहीं हुआ है, फेक करेंसी, डुप्लीकेट नोट्स बंद नहीं हुए हैं, कैशलेस इकोनॉमी की तो बात एकदम दूर हो गई है। तो एक्चुअल डेटा बता रहा है कि नोटबंदी कंप्लीट डिजास्ट्रसली फेल हो गई। और भाजपा के नेता आज भी नोटबंदी के गुण गाते हैं और उसकी प्रशंसा करते रहते हैं। ये आज के जो आंकड़े थे, पिछली अभी जो दिवाली गई, उसमें तो ऑल टाइम हाई कैश का इस्तेमाल हुआ था मार्केट में। तो फिर ये इतनी बड़ी नोटबंदी की, इतना बड़ा फेल्योर हुआ, इतना बड़ा झूठ बोला गया, तो पप्पू कौन है ये सब कराने वाला? ये मोहित्रा जी पूछती है।
फिर उन्होंने फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री की बात की है कि उसमें कैसे केंद्र सरकार एक्चुअल जो नॉर्म्स होते हैं, जो बैलेंस फर्टिलाइज़र करने चाहिए जिसकी वजह से हमारा सॉइल कंजर्वेशन होगा, एनवायरनमेंट कंजर्वेशन होगा, उसमें भी फेल हो गई है। नेचुरल गैसेस का जो मामला है उसके उन्होंने ये मामला उठाया है, और ये सब इन चीज़ों में जो फेल्योर हो रहा है वो छुपाया जा रहा है केंद्र सरकार द्वारा। तो ये क्यों छुपाया जा रहा है? कौन से पप्पू के फेल्योर की ये बात हो रही है? फेल्योर से उस पप्पू को छुपाया जा रहा है, ऐसा उनका सवाल है। फिर वो कहती है कि ये जो सपोर्ट किया जाता है इंडस्ट्री को, ये 90% जॉब ये स्मॉल और मीडियम्स जो सेक्टर की जो इंडस्ट्री होती है उनसे जनरेट होते हैं। लेकिन एक्चुअल सपोर्ट किसको मिल रहा है? तो ये बड़े इंडस्ट्री, लार्ज इंडस्ट्री को दिया जा रहा है। उनको 2000 करोड़ का उनको लार्ज इंडस्ट्रीज को सपोर्ट दिया जा रहा है, और स्मॉल और मीडियम स्केल को सिर्फ 233 करोड़ का सपोर्ट दिया जा रहा है। बल्कि स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री ये 90% जॉब क्रिएट करती है। तो ये इकोनॉमी को ज़्यादा सपोर्ट करती है, ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है, लेकिन उनको इग्नोर करके सिर्फ अपने दोस्तों को, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों को सपोर्ट किया जा रहा है गवर्नमेंट का पैसा इस्तेमाल करके, यानी कि हमारा पैसा इस्तेमाल करके। वैसे ही मनरेगा जो स्कीम है, जो रूरल एम्प्लॉयमेंट की स्कीम होती है जिसमें 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है गरीबों को, वो भी फेल्योर हो गया है मोदी के समय। वो ठीक से चला नहीं पा रहे हैं, उसको पैसा जो सपोर्ट करना चाहिए वो नहीं ठीक से दिया जा रहा है लोगों को। वो अनएम्प्लॉयमेंट प्रिवेंट करने के लिए स्कीम है, लेकिन मोदी सरकार उसमें भी फेल हो गई है। फूड डिस्ट्रीब्यूशन के मामले में भी सरकार की नीतियाँ बहुत गलत चल रही है आजकल। तो फिर पूछती है, फिर ये कौन है, फिर पप्पू कौन है सही मायने में? जो इतना फेल हो रहा है वो पप्पू है, या और कोई पप्पू को आप आदमी को आप पप्पू पप्पू करके चिढ़ा रहे हो? फिर वो कहती है बीएसएनएल का भी गैर इस्तेमाल किया जा रहा है। बीएसएनएल का लाइन इस्तेमाल कर रहे हैं बाकी सारे फ़ोन, लेकिन हम लोग बीएसएनएल के फ़ोन इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हम बाकी सारे जो कंपनियां हैं उनके फ़ोन इस्तेमाल करते हैं। तो बीएसएनएल की जो अंडर यूटिलाइजेशन है, बीएसएनएल के बारे में जो मिसमैनेजमेंट कर रही है गवर्नमेंट, उसके ऊपर भी उन्होंने सवाल उठाए हैं। फिर वो फिस्कल डेफिसिट के टारगेट में जो फेल्योर हुआ है मोदी गवर्नमेंट का, उसके बारे में बोलती है। फाइनेंस मिनिस्टर जो एकदम चाइल्डिश बात करती है कि विरोधकों को जलन हो रही है, हम अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन ये विरोधक जलते हैं। तो वो उसको कहती है कि भाई, आप ये जलन की बात करती हो, हम में से ज़्यादातर लोगों ने अपने यंग एज से सारे हमारे करियर्स को छोड़ के, हमारे फैमिलीज को दूर करके देश के लिए, समाज के लिए, अपने जो संसदीय क्षेत्र है, जो विधानसभा के क्षेत्र है, उनके लिए काम हम लोग कर रहे हैं, हमारे देश के लिए काम कर रहे हैं। हम देश के अलग अलग कोने कोने से आते हैं, ग्रामीण भाग से आते हैं और देश के लिए काम करते हैं, और आप देश के विकास पर जलने की बात करती हो, तो ये चाइल्डिशनेस है, ऐसा उन्होंने कहा है। तो वो आगे सरकार को घेरती है, ये कहती है कि ये हमारा इनएलिएनेबल राइट है, अविच्छेद्य अधिकार है, कोई हमसे सेपरेट नहीं कर सकता कि हम सरकार को सवाल पूछेंगे और सरकार की नाकामी, नालायकी पर सवाल उठाएंगे, ये हमारा हक है। और सरकार का ये राजधर्म है कि वो अपने जो ट्रेजरी बेंचेस है, मतलब मंत्री कक्ष है, मंत्रालय है, उनको हमारी आवाज सुनने के लिए बाधित करे, ना कि ऐसा समझे कि हम जो सवाल पूछेंगे उनको निगेटिवली रिएक्ट करना, उनको नकारना, ये आपकी कोई धार्मिक परंपरा है या श्रद्धा है, ऐसा समझकर हमको इग्नोर न करें। हम जब यहाँ पर बात करते हैं, सच रखते हैं, तो ये बड़ा धीरज का, तप करने जैसा काम है जो हम लोग कर रहे हैं। लेकिन सत्ता में बैठे लोग एक आग लगाने वाला काम करते हैं, मुद्दा उठाते हैं, फिर उसको छोड़ देते हैं, फिर दूसरा आग लगाने वाला मुद्दा उठाते हैं, और यही करते हुए एक मुद्दे से दूसरे मुद्दे पर कूदते रहते हैं। कभी बंगाल के टुकड़े करने की बात करते हैं, कभी सिटीजन अमेंडमेंट बिल, तो कभी
गुजरात के सामूहिक बलात्कार के उम्र कैद में सजा काटने वालों को छोड़ देते हैं, और कभी इलेक्शन के ठीक पहले न्याय व्यवस्था को चैलेंज करते हैं। इसी सारे मसलों के बहाने न्याय व्यवस्था पर दबाव बनाते हैं और समझते हैं कि न्याय व्यवस्था को झुका देंगे, और इसी के जरिए देश को भी डराएंगे, देश को भी झुकाएंगे। लेकिन ये संभव नहीं है। अभी जो इलेक्शन 3 राज्यों में हुआ, उसमें जो हिमाचल प्रदेश का इलेक्शन हुआ, उसमें भाजपा के अध्यक्ष का ये स्टेट था, फिर भी उसमें भाजपा हार गई। दिल्ली में वो हार गए। तो बीजेपी के प्रेसिडेंट के राज्य में भी वो अपनी सत्ता नहीं बचा पाए। तो सच्चा पप्पू कौन है? कौन था इस इलेक्शन के कैंपेन का मेन सुपरस्टार, मेन कैंपेनर? फिर आप किसको पप्पू बोले जा रहे हो? और आगे फिर एंड में वो कहती है कि एक जड़ी बूटी बेचने वाला बाबा है, जो कहता है डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर के वाइफ के सामने, कहता है एक प्रोग्राम में कि मुझे साड़ी और सलवार में लड़कियां और औरतें पसंद है। और अगर कोई ऐसे विरोधी पक्ष के नेता कह देते, उनमें से कोई कह देता, लेकिन ये आपके सपोर्टर बाबा लोग हैं, तो इन पर कोई उंगली नहीं उठाता है, इन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। एक मर्डरर और रेप के केस में जेल गया हुआ बाबा है, जो पैरोल पर बाहर आया है, वो भाषण करता है और सत्ताधारी नेताओं से उस भाषण में बात करता है, उनको उपदेश करता है। क्या आप लोगों को, भाजपा के लोगों को ये गलत नहीं लगता है? कहाँ गई आपकी ये नैतिकता? कौन है पप्पू? आप है या और कोई है? और मुझे लोग, वो कहती है कि मुझे खुद को लोग कहते हैं कि आप इन सारी बातों पर इतना स्ट्रांगली मत बोला करो, थोड़ा सा सॉफ्ट हिंदुत्व इस्तेमाल करो। तो मोहित्रा जी कहती है मैं हिंदू हूँ, पर मुझे ऐसे सॉफ्ट वॉफ्ट कुछ ऐसे बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे ऐसा गवर्नमेंट चाहिए जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, जो हार्ड मोरालिटी की बात करे, हार्ड लीगैलिटी की बात करे और हार्ड इकोनॉमी की बात करे। मुझे ये सॉफ्ट वॉफ्ट ऐसा कुछ नहीं चाहिए, मुझे सॉलिड काम करने वाली सरकार चाहिए। Sir, don't push your luck. I went to Mount Holyoke College. I worship Ma Kali. And I've been elected twice from a border constituency. In your lingo, I say to you, and this is not unparliamentary, don't take panga. People tell me to keep quiet, to make peace in the name of soft Hindutva. I am Hindu, but I refuse to play soft anything. What this country needs is an elected government which plays hard morality, hard legality, and hard economics. No soft anything. I urge this government and the finance minister to take control of the economy. And I urge the people of India to take control over who they give the reins of this country to. सवाल ये नहीं है कि बस्तियां किसने जलाई, सवाल यही है कि पागल के हाथ में माचिस किसने दी. This is a question that India needs to answer. Thank you very much. Jai Hind.